नमस्कार, मैं हूं सचिन चौहान। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिसका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चला रही हैं, जिससे कि प्रदेश तरक्की की राह पर आगे बढ़ सके। इसी कड़ी में शनिवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने निवास संत कबीर कुटीर पर बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक में श्री माता मनसा देवी श्राइन स्थल पंचकुला के जीर्णोद्धार और मास्टर प्लान के संबंध में चर्चा भी हुई है। वहीं मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और CBRI के प्रतिनिधियों को निर्देश देते हुए बताया कि मास्टर प्लान के मसौदे में मंदिर को भव्य रूप देने के लिए विशेष योजना यह बनाई गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में हरियाणा प्रदेश में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका लाभ हरियाणा के हर नागरिकों को हो रहा है। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने निवास संत कबीर कुटीर पर श्री माता मनसा देवी श्राइन स्थल पंचकुला के जीर्णोद्धार और मास्टर प्लान के संबंध में अहम बैठक की अध्यक्षता की। वहीं मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और CBRI के प्रतिनिधियों को श्री माता मनसा देवी श्राइन स्थल पंचकुला के जीर्णोद्धार और मास्टर प्लान के त्वरित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, जिससे जल्द से जल्द श्री माता मनसा देवी मंदिर और श्राइन स्थल को भव्य रूप प्रदान किया जा सके और विकास कार्य जल्द से जल्द शुरू किए जा सके। वहीं बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत करवाया गया कि योजना के अनुसार काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तर्ज पर श्री माता मनसा देवी मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाएगा। साथ ही सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि CBRI रुड़की की ओर से इसका खाका भी तैयार किया गया। बैठक में बताया गया कि मास्टर प्लान के मसौदे में मंदिर को भव्य रूप देने के लिए विशेष योजनाएं बनाई गई हैं। वहीं मुख्य मंदिर तक पहुंचने की यात्रा के लिए शक्ति द्वार से इसकी शुरुआत होगी। यहां से मुख्य मंदिर तक शक्ति कॉरिडोर बनाया जाएगा और इस मार्ग का नाम शक्ति पथ रखा जाएगा। इस शक्ति पथ पर चलते हुए श्रद्धालु श्री माता मनसा देवी के मुख्य मंदिर में पहुंचेंगे। इसके साथ ही ड्राफ्ट प्लान में श्राइन स्थल पर भव्य हनुमान वाटिका भी बनाई जाएगी। यहाँ पर 108 फीट ऊंची भगवान हनुमान जी की मूर्ति बनाई जाएगी, जिसके दर्शन के लिए लगभग 1 किलोमीटर दूर यानी कि शक्ति द्वार से स्पष्ट रूप से देख सकेंगे। इसके अलावा प्लान में उपासना स्थल, नारायण सेवा स्थल, नृत्य पार्क, त्रिकोणा पार्क इत्यादि भी स्थापित किया जाएगा। चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। श्री माता मनसा देवी मंदिर का जीर्णोद्धार। श्री माता मनसा देवी श्राइन स्थल के जीर्णोद्धार को चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। श्रद्धालुओं और दर्शनार्थियों के लिए ओपन एयर थिएटर में लेजर शो शुरू करने का प्रस्ताव भी रखा गया। ड्राफ्ट प्लान में शक्ति चौक बनाने का प्रावधान भी किया गया। सरकार का मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र में हेरिटेज टूरिज्म को बढ़ावा देना है। इस स्थल के एक हिस्से को व्यावसायिक हब के रूप में विकसित किया जाएगा। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण भी किया जाएगा। मल्टी लेवल पार्किंग और बस स्टॉप का निर्माण भी किया जाएगा। वाहनों और पैदल चलने वालों के लिए अलग से रास्तों का निर्माण किया जाएगा। लाइट एंड साउंड शो के साथ एक ओपन एयर थिएटर भी बनाया जाएगा। इस ओपन एयर थिएटर की क्षमता लगभग 500 लोगों की होगी। बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव DS ढेसी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव V उमाशंकर, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव विकास गुप्ता, साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता सहित कई अधिकारी भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश और प्रदेशवासी सुख और समृद्ध हो रहे हैं और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के शनिवार को करनाल के वार्ड नंबर 4 में उपस्थित लोगों के साथ उन्होंने बैठक की है। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हर परिवार का सर्वे कराकर आंकड़ा जुटा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को करनाल के वार्ड नंबर 4 में उपस्थित लोगों के साथ बैठक की, जहां मुख्यमंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि ऐसी सभी अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाएगा जिनकी गलियां 3 मीटर से ज्यादा चौड़ी हैं और मुख्य रास्ते 6 मीटर से ज्यादा चौड़े। इसके साथ साथ ऐसी सभी कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाओं का खाका तैयार कर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके साथ ही बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि वो सत्ता में सेवा करने के लिए आए हैं और उनका मुख्य उद्देश्य लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुगमता और सहूलियत देना है, ताकि लोगों को इधर उधर अपने कामों के लिए ना जाना पड़े, परेशान ना होना पड़े। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रॉपर्टी आईडी ठीक कराने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक नगर परिषद और निगम कार्यालय में 2 कर्मचारियों को प्रॉपर्टी आईडी ठीक कराने के लिए विशेष तौर पर लगाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि लोगों को इधर उधर ना भटकना पड़े। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार हर परिवार का सर्वे कराकर आंकड़ा जुटा रही है कि परिवार में कितने लोग रहते हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं, घर में कितने बुजुर्ग हैं। सारा सर्वे कर विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा और उसी तरह की योजनाएं सिरे चढ़ाई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पीपीपी के माध्यम से 12.5 लाख राशन कार्ड बनाए गए हैं। जो राशन कार्ड वैध हैं और गलत तरीके से कटे हैं, उनको दोबारा उसी श्रेणी में जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि वार्ड के पार्षद या मौजूद व्यक्ति अपने अपने वार्डों से ऐसी लिस्ट बनाकर तैयार कर लें जो पात्र व्यक्ति हैं और उनके राशन कार्ड किसी कारण से कट गए हैं, उन्हें अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय दे, ताकि उनके नाम दोबारा जोड़े जा सकें। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले की सभी चौपालों, सभी सामुदायिक केंद्रों और सभी धर्मशालाओं का सर्वे कराकर इनकी लिस्ट तैयार करें, जिससे इनमें मरम्मत आदि का कार्य अगर जरूरत है तो कराया जा सके या नया बनाया जा सके। इस मौके पर घरोंडा से विधायक हरविंदर कल्याण, मेयर रेणुबाला गुप्ता और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री एडवोकेट वेदपाल सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल शनिवार को करनाल के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने 8 तीर्थ स्थलों का शिलान्यास किया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नागरिकों को संबोधित भी किया है। उन्होंने बताया कि असंध और नीलोखेड़ी की इन 8 परियोजनाओं पर 1,17,006.95 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। प्रदेश का कोना कोना विकास की राह पर अग्रसर हो रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल शनिवार को करनाल के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 8 तीर्थ स्थलों का शिलान्यास किया, जिसके बाद उन्होंने नागरिकों को संबोधित करते हुए बताया कि जहां महाभारत युद्ध हुआ था, उसके 48 कोस में कुल 164 तीर्थ स्थल बनकर तैयार किए जाएंगे। पहली बात तो इसकी भूमिका में इतना ही है कि कुरुक्षेत्र जो है ये न केवल देश में बल्कि विश्व में एक प्रसिद्ध स्थान तीर्थ स्थान के नाते से उभर करके आया है। भगवान कृष्ण ने गीता जी का संदेश कुरुक्षेत्र में दिया और जो महाभारत का युद्ध हुआ, वो युद्ध केवल कुरुक्षेत्र शहर के आसपास नहीं था, थानेसर शहर के आसपास नहीं था, बल्कि पूरी 48 कोस का जो एरिया है, जो परिक्रमा जिसको कहते हैं, 5 जिलों में ये एरिया आता है। कुरुक्षेत्र में है, करनाल में है, पानीपत में है, कैथल में है और जींद में है। तो जैसा बताया कि 164 ऐसे तीर्थ, ऐसे गांव, ऐसे सरोवर, ये सब अभी उपलब्ध है और जिनका कहीं न कहीं किसी साहित्य में, प्राचीन साहित्य में वर्णन है। और वो जितने भी सरोवर है वो किसी न किसी उस समय की घटना के ऊपर आधारित उनके नाम भी रखे गए। जब इस बात की जानकारी मिली तो सारी टीम इसमें लग गई कि कौन से और से तीर्थ है, चल के देखा जाए, उनको विकसित किया जाए
और इन तीन स्थानों पर परिक्रमा की जो बात बताई है हमारे मन में कि वो छोटे छोटे सर्किट परिक्रमा से मानो आसपास के स्थान 10-12-15 का एक परिक्रमा की जाए, दूसरे 10-12 की दूसरी परिक्रमा का सिस्टम बनाया जाए, पैदल परिक्रमा हो सकती है, साइकिलों हो सकती है, मोटो आंसो हो सकती है, किसी भी चीज पर सड़कों से भी कचरा के जुड़ने की बात हो सकती है। लेकिन तो गाँव हमारे सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोई बहुत अब सड़कों की ऐसी कमी नहीं है, चाहे मार्केटिंग बोर्ड की बनी है, चाहे PWD की बनी है, हर एक गाँव दूसरे गाँव से जुड़ा हुआ है। अब तक कोई ना कोई बड़ी परिक्रमा पूरे 48 कोस की भी साल में एक आध बार, जैसे बहुत से ऐसे स्थान हैं, ये स्थान जिनकी बड़ी बड़ी परिक्रमाएं कई कई दिन की चलती, तो इसकी भी योजना हमारे कुछ लोग बैठ करके खबर सोचते हैं कि वो इस चीज का एक बड़ा एक सिस्टम खड़ा किया जाए 48 कोस के कुल स्थानों की। मुझे तो पता है कि फिर एक बार शुरू होने की बात है, देश विदेश से दुनिया के लोग आते हैं और आएंगे जाएंगे तो वहाँ पर स्थानीय लोगों को इसका लाभ होगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि असंध और नीलोखड़ी की इन 8 परियोजनाओं पर लगभग 1,17,000 रुपए का खर्च किया जाएगा, जिसमें सभी तीर्थ स्थली हैं। वहीं लोगों की आस्था से जुड़े इन स्थलों पर निर्माण के बाद एक अलग ही आउटलुक नजर आएगी। चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि किन किन तीर्थ स्थलों का निर्माण किया जा रहा है। बालू गांव में 86.89 लाख रुपए की लागत से पृथ्वी तीर्थ स्थल बनकर तैयार होगा। ओंगद गांव में 112.11 लाख रुपए की लागत से दशरथ तीर्थ स्थल बनकर तैयार होगा। लगभग 159 लाख रुपए की लागत से निसिंग में मिश्रक तीर्थ स्थल बनाया जाएगा। 40 लाख रुपए से असंध में तैयार होगा धनस्तर तीर्थ स्थल। अंजनथली गांव में 229.77 लाख रुपए की लागत से तैयार होगा अंजनी तीर्थ स्थल। पतनपुरी गांव में लगभग 231 लाख रुपए की लागत से प्रोकाशंत तीर्थ स्थल बनकर तैयार होगा। लगभग 134 लाख रुपए की लागत से सीता माई गांव में बनेगा बेदबती तीर्थ स्थल। वस्थली गांव में व्यास तीर्थ स्थल पर खर्च किए जाएंगे लगभग 183 लाख रुपए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि बीजेपी हमेशा से ही महापुरुषों और धार्मिक स्थलों का सम्मान करती आई है। जब भी धार्मिक तीर्थ स्थलों के निर्माण की बात आती है तो हरियाणा सरकार अग्रणी तौर पर कार्य करती है। इन तीर्थों का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद अलग ही भव्यता देखने को मिलेगी। ब्यूरो डेस्क, जनता टीवी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश में कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी कड़ी में शनिवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कॉमन सर्विसेज सेंटर के संचालकों से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 8.5 सालों में डिजिटल हुआ है हरियाणा। आम जनमानस को घर बैठे ही योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। हरियाणा के मनोहर सरकार प्रदेश और प्रदेशवासियों के लिए कई बड़े और कड़े फैसले लेती रही है ताकि नागरिकों को प्रदेश में कोई भी परेशानी न उठानी पड़े। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कॉमन सर्विस सेंटर CSC के संचालकों से सीधा संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि CSC संचालकों से उनके अनुभवों को भी जाना है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पिछले 8.5 वर्षों में राज्य सरकार की डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में उठाए गए अनेक कदम नागरिकों के लिए कारगर सिद्ध हो रहे हैं। वहीं ई-गवर्नेंस के माध्यम से सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में मानव हस्तक्षेप को कम करके आम जनमानस को उनके घर द्वार पर सभी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है। जैसा हम जानते हैं कि हरियाणा सरकार पिछले 8.5 वर्षों से गुड गवर्नेंस के नाते से अपनी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम के माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं। डिजिटलाइजेशन का ये एक मौका है और इस डिजिटलाइजेशन के माध्यम से हम अपने सारे ही कार्यक्रम ई-गवर्नेंस के रूप में लोगों तक पहुंचाते हैं। वहीं संवाद के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि प्रदेश में सुशासन के नाते से विभागों की लगभग 550 से अधिक योजनाओं और सेवाओं को ऑनलाइन नागरिकों तक पहुंचाया जा रहा है।
ये सिर्फ CSC के माध्यम से ही संभव हो पाया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में लगभग 13,000 सक्रिय सामान्य सेवा केंद्र संचालित हैं। इन केंद्रों में विभिन्न प्रकार की 12,338 सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। इनसे जहां प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिला है। इसी काम के लिए हमने CSCs को चुना है ताकि हमारे सब विभागों की लगभग 550 सेवाएं आप लोगों तक पहुंचा सकें। मित्रों, इस काम में जो सफलतापूर्वक आप ये सब काम कर रहे हैं, इसमें एक सिस्टम का हम सब उपयोग कर रहे हैं। उस सिस्टम को बनाने के लिए केंद्र सरकार से ये CSCs का प्रोग्राम ये बहुत ही लाभदायक हुआ है। आप लोग अपने भी धनोपार्जन के लिए, अपने भी एक प्रकार से रोजगार के लिए इस काम को जब अपनाया था तो शुरू में ऐसा लगता था कि ये सेवाओं के माध्यम से आप उतना पैसा शायद अर्न नहीं कर सकेंगे। हमने कुछ सरकारी सेवाएं भी आपको उस समय दी थी, लेकिन धीरे धीरे इन सेवाओं का जैसे जनता उपयोग करने लगी तो उसके जो चार्जेस थे उसका सीधा सीधा लाभ आपको भी होने लगा। और जो मेरी जानकारी है, लगभग 50,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक भी मासिक कमाने वाले और हमारे CSC सेंटर्स हैं। ऐसे मौके पर कभी कभी हमको शिकायतें भी मिलती हैं कि जो निश्चित चार्जेस तय किए गए हैं, कभी कभी उनसे ज्यादा चार्ज लेने की भी बात कुछ लोग करने लगे हैं। मैं मानता हूं कि सब लोग ऐसे नहीं होंगे, लेकिन कुछ CSC से ये शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इसके लिए मेरा निवेदन है, क्योंकि जो जनता इससे लाभान्वित होने वाली है वो गरीब जनता है, और उस गरीब जनता से जितना पैसा निर्धारित किया गया है उतना ही लेना चाहिए। उससे ज्यादा पैसा उससे हम नहीं लेंगे, और निश्चित रूप से इससे आपका भी मान सम्मान बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने में हरियाणा सरकार अग्रणी भूमिका निभा रही है। डिजिटल इंडिया अभियान का उद्देश्य सरकारी विभागों को देश की जनता से जोड़ना है और ये सुनिश्चित करना है इस दिशा में राज्य सरकार परिवार पहचान पत्र बनाकर पारदर्शी तरीके से योजनाओं का लाभ प्रदान कर रही है। डिजिटल इंडिया का ये जो अभियान है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से जो गति पकड़ी है, इसका उल्लेख न केवल अपने यहाँ देश में है, बल्कि दुनिया के देश भी ये मानने लगे हैं कि इस गति से जो डिजिटल इंडिया का अभियान आगे बढ़ रहा है, बहुत से देश तो इसके ऊपर अध्ययन करने के लिए भी आगे बढ़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले साल जुलाई माह में जो डिजिटल इंडिया सप्ताह का शुभारंभ किया था, उस समय उन्होंने कहा था कि डिजिटल इंडिया ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूती देने वाला है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमने नए नए प्रयोग शुरू किए। एक प्रयोग अभी परिवार पहचान पत्र ये हमने किया है, और इस परिवार पहचान पत्र का जो लाभ है हरियाणा की जनता को जैसे मिल रहा है, इसकी चर्चा दूसरे प्रदेशों में जब हुई तो उन्होंने भी इसको अध्ययन करने के लिए हमारे पास आने लगे हैं। बहुत प्रदेशों ने अपने यहाँ इसको रेप्लिकेट भी किया है, परिवार पहचान पत्र को भी बनाने लगे हैं। न केवल देश में बल्कि बाहर से भी लोगों की एक जानकारी लेने की इच्छा जगी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल डिजिटल इंडिया सप्ताह का शुभारंभ किया था और कहा था कि डिजिटल इंडिया ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूती देने वाला है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से उसकी पेंशन अपने आप शुरू हो जाती है। इसके माध्यम से 64,000 से अधिक बुजुर्गों को घर बैठे पेंशन देने का काम किया है। इसी प्रकार परिवार पहचान पत्र के डेटा का उपयोग कर प्रदेश के अंत्योदय परिवार के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए आयुष्मान चिरायु योजना के तहत लगभग 75 लाख चिरायु कार्ड बनाए जा चुके हैं, जहां प्रदेश सरकार ने अंत्योदय परिवार की स्वास्थ्य जांच के लिए निरोगी हरियाणा योजना भी शुरू की थी। इस योजना के तहत परिवार पहचान पत्र के डेटा का उपयोग करके पिछले लगभग 5 माह में 9,36,000 गरीबों के स्वास्थ्य की जांच की गई और लगभग 62 लाख लैब टेस्ट किए गए हैं, जिसमें लगभग 32 लाख परिवारों को घर बैठे ऑटोमेटिक ढंग से एक BPL कार्ड निशुल्क बनाए गए हैं। इस परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हमने लोगों के राशन कार्ड बनाए, हमने लोगों को आयुष्मान भारत की योजना का लाभ पहुंचाया, हमने वृद्धावस्था पेंशन ये लोगों की अपने आप बने। 60 वर्ष की आयु के बाद व्यक्ति थोड़ा लाचारी का जीवन व्यतीत करता है तो उसको
कहीं भी सरकारी दफ्तरों में चक्कर ना काटने पड़े, कोई दरखास्त ना देनी पड़े, कोई दस्तावेज लेके ना चलना पड़े, तो उसको अपने आप घर बैठे 60 वर्ष के होने के बाद पेंशन देने का काम ये हमारा सेवा विभाग वो कर रहा है। और इससे हमारे जो लाखों लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। हमने चिरायु हरियाणा आयुष्मान भारत के साथ जोड़ करके आगे किया और इसका रजिस्ट्रेशन जो प्रारंभ कराया है, जो आपके माध्यम से भी सब हो रहा है, इसमें 75 लाख लोगों का और एक प्रकार से आयुष्मान चिरायु योजना के कार्ड ये बनाए जा चुके हैं। इसके साथ निरोगी हरियाणा योजना ये भी हमने शुरू की, ताकि हर गरीब परिवार के सदस्य का उसकी जो जांच है वो जांच भी अस्पतालों के माध्यम से, हमारे डिस्पेंसरी CSCs उनके माध्यम से जांच होनी शुरू हो, ताकि उसके टेस्ट एक उसका जो स्वास्थ्य कार्ड है उसके आधार पर वो बनना शुरू हो और उसका रिकॉर्ड हर व्यक्ति के इलाज के समय उसका स्वास्थ्य कार्ड का जो रिकॉर्ड है, डाटा है, वो काम आएगा, ताकि उसको प्रारंभ में ही इस जांच के माध्यम से जो लाभ होता है उसका भी एक उल्लेखनीय योगदान आपका है। तो हम लोग धीरे धीरे ऐसे BPL परिवारों को ये जो सब लाभ पहुंचा रहे हैं, इन लाभ को पहुंचाने में अपना जो योगदान है। हमने अटल सेवा केंद्र आस्क नाम से भी उसका नाम प्रचलित करना शुरू किया था, लेकिन फिर भी जब भी पूछो कि कोई सेवा कहाँ मिलेगी, CSC पर मिलेगी, तो CSC का मान सम्मान ये बहुत बढ़ गया है। इसका जो लाभ उनको निरंतर ऑनलाइन मिलता रहे, इसलिए आपकी व्यवस्था जितनी बढ़िया होगी उस व्यवस्था के नाते से आप लोग जो उनकी सेवा करेंगे। और इस नाते से जो जानकारी मुझे दी गई है कि लगभग 30 से 35 हज़ार CSCs के ऊपर ये सेवा उनको दी जा रही है। आप लोग साक्षरता के अभियान को चलाने वाले एक प्रकार से डिजिटल सक्षम भी हैं और साथ में साक्षर भी हैं। साक्षर व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति जब इस प्रकार से काम करता है तो उसका निश्चित रूप से लोगों में एक सम्मान बढ़ता है। पिछले 5 मास में इस डाटा का जो उपयोग करने वाले जो लोग हैं, जिनको हम सेवाएं दे रहे हैं, 9,36,000 गरीबों के स्वास्थ्य की जांच हुई है। 62 लाख लोग लैब टेस्ट 62 लाख लैब टेस्ट ये सब किए गए हैं। तो ये सब आखिर तो इस हिसाब से हुआ है। तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सुशासन के नाते से एक कदम और आगे बढ़ते हुए PPP के डेटाबेस में उपलब्ध डेटा का उपयोग करते हुए सरकार ने विशिष्ट विभागों को नागरिकों की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं 6 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष तक के आयु समूह को स्कूल शिक्षा विभाग को सौंपा गया है, ताकि विभाग से सुनिश्चित करे कि कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर न रहे। परिवार पहचान पत्र के हिसाब से जन्म मृत्यु इसका पंजीकरण भी हमने किया है, ताकि जन्म और मृत्यु का जो पंजीकरण करने के बाद जो परिवारों का डाटा है वो रियल टाइम बेस्ड उसकी संख्या ये हमारे पास होती है। बच्चे 0 to 6 ये जो बच्चे हैं इनका हम अलग से हमारा जो WCD डिपार्टमेंट है उसके माध्यम से उनकी चिंता करते हैं, उनका ख्याल करते हैं। 6 से लेकर के 18 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं उनका स्कूल की शिक्षा में उनका कितना दाखिला किस स्कूल में हुआ है। कुछ बच्चे जो न प्राइवेट स्कूल में जाते हैं न सरकारी स्कूल में जाते हैं, आखिर उनकी तलाश करना ये भी हमारे लिए इसी के माध्यम से संभव हो पाया है। इसी प्रकार जो 18 साल से 25 साल के युवा हैं, ये हायर एजुकेशन का डिपार्टमेंट उसको जो है ढूंढता है, उसको एजुकेशन के नाते या स्किलिंग के नाते उसको काम में लगे ये प्रेरणा दी जाती है, ताकि बड़ा होकर के अपने व्यवसाय को वो कर सके। इसका भी उसको जो लाभ है इसी परिवार पहचान पत्र के माध्यम से मिलता है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री ने कहा कि 18 वर्ष से अधिक और 25 वर्ष तक के आयु समूह को उच्च शिक्षा विभाग को सौंपा है, ताकि उन्हें उच्च शिक्षा और कौशल विकास के अवसर मिले। और 25 वर्ष से 40 वर्ष तक के आयु वर्ग को युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता विभाग को सौंपा गया है, ताकि इस आयु वर्ग के लिए कौशल, उद्यमिता और रोजगार सुनिश्चित किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था,
हरियाणा सरकार ने प्रदेश में पद्मा योजना की शुरुआत कब की थी? इसका सही जवाब है ए 23 फरवरी 2022। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं राजेश वर्मा हिसार से। राजेश, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का और जान लेते हैं कि आज का सवाल क्या है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं। सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। पराली बेच प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब हुई थी? ए अक्टूबर 2022, बी अक्टूबर 2021, सी अक्टूबर 2020, डी अक्टूबर 2019। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।